अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एमसीक्यूज हमने सॉल्व करने हैं इसके रेशियो एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यहीं से बन जाएं और उसके बाद फिर आप बड़े क्वेश्चन की तरफ क्या करें, मूव करें। अच्छा, सबसे पहले इसमें क्या है हमारे पास, पहला सवाल हमारे सामने, क्योंकि सारे रेशियोज की हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, सीख चुके हैं। ठीक है जी, अब सही है बेटा आवाज? तो सारे रेशियोज की हम कैलकुलेशन सीख चुके हैं और उसी को हम क्या करने लगे, परफॉर्म करने लगे। पहला सवाल क्या है, ये सवाल आपको समझ लगना चाहिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग। उसमें आपकी जब तक ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होगी आप अपना जवाब ढूंढ नहीं सकते। बहरहाल चले देखते हैं। द एसिड टेस्ट रेशियो, also known as quick ratio, should include which of the following? एसिड टेस्ट रेशियो कैलकुलेट करते वक्त क्या कुछ इंक्लूड किया जाएगा? तो हम जानते हैं व्हाट इज क्विक रेशियो। क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये क्विक लायबिलिटीज भी कहते हैं। इन्वेंट्री शामिल नहीं करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल शामिल करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट और अप्रूवल्स। यस, ठीक है जी, ये तीन आइटम जो होंगे शामिल होंगे। तो आंसर क्या बनेगा आपका? 2, 3 एंड 4 ओनली। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो करंट लायबिलिटीज में नीचे नहीं आएगा रेशियो में, तो करंट लायबिलिटी है कि नहीं? उसने ये पूछा करंट रेशियो में क्या शामिल करेगा, या उसने कहा रेशियो निकालते वक्त क्या कुछ कंसीडर किया था? सवाल क्या है? सवाल रेशियो के मुताल्लिक है, रेशियो के कंपोनेंट के मुताल्लिक? बस सवाल बिल्कुल सीधा है, हम जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, सवाल को घुमा रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। एसिड टेस्ट रेशियो निकालते वक्त इनमें से कौन कौन चीजें शामिल की जाएंगी, भले वो एसिड में शामिल की जाए, वो लायबिलिटी में। तो कितना आसान सवाल भी क्या कर दिया हमने। अच्छा, एक तो चले जिंदगी और भी आसान है इसके अंदर। इन्वेंट्री तो पक्का शामिल नहीं होगा। अच्छा, अगर आप मान लें ओवरड्राफ्ट भी शामिल नहीं है, तो आपके पास 2 और 4 बचता है। 2 और 4 तो ऑप्शन में कहीं है भी, तो कंफ्यूजन तो आपका ऑप्शन दूर कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद उसके बाद बेटा आवाज सही आ रही है आप लोग? ओके जी, ये सवाल है, ये अगर आप अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग से करें तो क्या ही बात है। सालिक हैज नेट करंट लायबिलिटीज in its statement of financial position. He has decided to pay off its accounts payable using surplus cash. What will be the effect of the above transaction on the current ratio? ये करके बताया ना, मानेंगे? आपके पास ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का मतलब क्या है, हौसला होना चाहिए। बताइए, पहले समझ ही नहीं आया, बाउंसर पड़ गया। रेशियो नहीं बताया आपको, वो बोलता है उसके पास जो रेशियो है आज, अगर वो उसमें से क्या करे, पे ऑफ करे कैश में से करंट लायबिलिटीज, तो कैश पे ऑफ होने से एसेट्स में कमी आएगी और लायबिलिटी सेटल होने से करंट लायबिलिटी में कमी आएगी, तो करंट एसेट भी कम होंगे और सेम अमाउंट से कम। तो अब इसका अब रिवाइज रेशियो क्या होगा? रिवाइज रेशियो का इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। रिवाइज रेशियो का इफेक्ट क्या होगा? नो इफेक्ट इज द रॉन्ग आंसर, बिल्कुल रॉन्ग आंसर। नो इफेक्ट जब भी हो सकता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर, सेम वैल्यू लेस हुई किसमें से, न्यूमरेटर में से सेम वैल्यू लेस हुई। क्या जरूरी है करंट रेशियो में एसेट, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बराबर? फिर नो इफेक्ट कैसे? अब अगर 10 लाख के करंट एसेट्स है और 10 लाख की करंट लायबिलिटी, तो आपने 5 लाख से 5 लाख कैश पे कर दिया, कैश करंट से कितने बचे?
5 लाख, और 5 लाख की हमने लाइबिलिटी कर दी, लाइबिलिटी कितनी बची? 5 लाख डिवाइड 5 लाख, रेशो वही रहा 1:1। कब 1:1 रहा? कब 1:1 रहा? समझे बात है? बात समझ में आई? अच्छा, अब एक काम करते हैं, कल हमने देखो पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते आप लोग, तैयारी नहीं करते आप लोग। करंट एसेट्स हमारे पास 2 लाख के थे, करंट लाइबिलिटी हमारे पास 1 लाख की थी, रेशियो क्या था? 2:1 पक्का। 2 लाख में से 5 लाख हमने कैश खर्च कर दिया, करंट एसेट कितने बचे? 15 लाख। बोले ना भाई 2 लाख नहीं 20 लाख, 2 मिलियन था ना कल के एग्जाम में। चलो 2 लाख बोल दो, चलो 2 लाख बोला मैंने, 2 लाख की करंट एसेट थे, 1 लाख की करंट लाइबिलिटीज थी, 50,000 पे कर, 50,000 पे कर दिया, क्या हुआ? 1.5 लाख बचा, और नीचे क्या बचा? तो 1.5 लाख डिवाइड 50,000 करो, रेशो चेंज हो गया बेटा। थ्री रेशो 1, तो रेशो इंप्रूव हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ? आवाज ही नहीं आ रही आप लोग। इंक्रीज हुआ। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? नो, गलत। इसका आंसर है डिक्रीज, ऑप्शन। क्यों? वही बात है, क्वेश्चन का सबसे मेन पार्ट ना पढ़ना, उससे गुजर जाना और आगे बढ़ जाना, बस ऑप्शन सॉल्व करते रहना। द सालिक हैज नेट करंट लाइबिलिटीज, इस जुमले का क्या मतलब? आवाज ही नहीं आ रही। करंट एसेट्स कम हैं और करंट लाइबिलिटीज ज्यादा हैं, तो नेट क्या बच रहा है? करंट एसेट या करंट लाइबिलिटीज? तो इसका मतलब क्या है? अगर करंट एसेट कम है, अगर करंट एसेट कम है और करंट लाइबिलिटीज, अब लाख रुपए ऊपर ले आओ, 2 लाख रुपए नीचे ले आओ, मान लो लाख रुपए के आपके पास करंट एसेट्स है और 2 लाख की आपके पास करंट लाइबिलिटीज है, 50,000 की पेमेंट करवा दो, ऊपर क्या बचा? 50,000। कल तक रेशो क्या था? 1/2 था, 1/2 था। अब 50,000 ऊपर से माइनस, 50,000 लाइबिलिटीज से माइनस, अब ऊपर बैलेंस 50,000, नीचे बैलेंस 1.5 लाख, रेशो क्या बना? 1/3। तो रेशो 1/2 से 1/3 हो गया। आवाज ही नहीं आ रही। 50% से 33.33% हो गया भाई। तो रेशो इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। तो इसका मतलब इसके 3 जवाब पॉसिबल हैं। अगर करंट रेशो बराबर था, अगर करंट रेशो बराबर था करंट लायबिलिटीज के, तो फिर इस पेमेंट से रेशो में कोई फर्क, और अगर करंट एसेट्स ज्यादा थे तो ये रेशो इंप्रूव करता है, और अगर करंट एसेट्स कम थे और करंट लायबिलिटीज, तो ये पेमेंट करने से रेशो और खराब हो जाएगा। अब देखो एक लाइन पढ़ के हमने हमने तो बोला दिल में आवाज आई, नो इफेक्ट, ठक करके एग्जाम में आंसर लगा के सोचा ही नहीं। पर हम बोलते गलती क्यों करते हैं? क्योंकि अब तक हमने फॉर्मूले को समझा नहीं। फॉर्मूला अकेला किसी चीज का नाम है? फॉर्मूला यहाँ पे न्यूमरेटर और बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप कोई कांस्टेंट वैल्यू लेस करो तो आप देखना पड़ेगा दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है तो सेम इफेक्ट, नो मतलब कोई इफेक्ट नहीं। अगर न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है, तो दोनों में से कांस्टेंट वैल्यू लेस करने से क्या होगा? न्यूमरेटर और बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर के मुकाबले, रेशो इंप्रूव करता है। और अगर न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है, तो दोनों में से सेम वैल्यू लेस करने का मतलब ये है, कांस्टेंट वैल्यू लेस करने का मतलब ये है, रेशो खराब हो जाएगा, रेशो डिक्रीज हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए है। तो ये मैंने कहा इसने क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा बेहतरीन दिया है, और डिसीजन लेने वाले के लिए डिसीजन, मतलब इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग किए बगैर आप उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो रेशो आपसे ये मांग रहा है कि आप जरा दिमाग बनाएं कि आप किस तरह चीजें सोचें। चलें जी, ओके। उसके बाद एक्सट्रैक्ट from the statement of comprehensive income and statement of financial position of the Huda Limited are shown below. Revenue from sales all on, सारी की सारी सेल क्या है? क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेजेस सारी की सारी क्रेडिट, रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स, इन्वेंट्री। अब कोई हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसी को यूज कर लीजिए।
What is the length of working capital cycle, also known as operating cycle or कैश साइकिल? रिसीवेबल टर्नओवर पीरियड निकालना पड़ेगा बेटा, आवाज ही नहीं आ रही है। तो क्या करेंगे बेटा, एक काम करें, सेल्स को डिवाइड करें रिसीवेबल से। 9 लाख डिवाइडेड बाय 1,12,500। जवाब दें, आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोग? क्या हुआ, क्या आंसर आ रहा है? 9 लाख डिवाइड बाय 1,12,500, 8 8 टाइम्स हो गया ना। और 360 को या 365 को डिवाइड करते किससे, 8 से। फोर्टी 5 डेज, मतलब 45 डेज इज व्हाट योर रिसीवेबल टर्नओवर पीरियड। पक्का? अच्छा जी, पेएबल क्या कहते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड निकाल लेता है। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 756,000 डिवाइडेड बाय 333, 2.27, 360 डिवाइडेड बाय आंसर 158 पॉइंट। इसमें पिछला वाला आंसर कितना था, 40 प्लस का कितना हुआ, 203 दिन। ठीक है, 203.57। ठीक है जी, और अब क्या करना है इसमें से, जो आपके पास परचेजेस है 504 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेएबल्स 75.6, 504 डिवाइडेड बाय 75.6, 6.667, 54। तो 250 कितना था पहले, 203.57 माइनस माइनस 149.5। अच्छा, अब 149 आंसर में नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब इसने 365 दिन से सॉल्व किया, तो इसका आंसर बी बनेगा 152 दिन। करीब करीब आंसर ये बन रहा है। एक काम करें, इसको दोबारा से 365 से निकाल के देखें। ठीक है, अब क्या करें, आपके पास जैसे कि दोबारा निकाल लें इसको, सेल की वैल्यू क्या थी, 9 लाख, 900 डिवाइडेड बाय 112.5। ठीक है, 8। ठीक है जी, और 365 लिखो डिवाइड बाय आंसर 45.625। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास क्या था, इन्वेंट्री नंबर 756 डिवाइड बाय 333 और 365 डिवाइडेड बाय आंसर 160। इससे पहले वाला आंसर क्या आया था हमारे पास, 145.65। ठीक, 206.395। अच्छा, उसके बाद जो इसका आंसर निकाल लो आखिरी वाला 395 है ना। ओके, इसको राउंड करके 4 भी कर सकते हैं आप, 206। अच्छा जी, अब उसका आंसर निकाल लें आप, किसका, क्रिएटर्स पेमेंट पीरियड 504। भाई बाकी ऑनलाइन वाले क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय 75.6। ठीक है जी, और 365 डिवाइडेड बाय आंसर। हाँ, यह है 54.75। इससे पहले वाला आंसर हमारे पास क्या महफूज है, 206.4 माइनस आंसर
151.65 राउंड करेंगे तो कितना बनेगा 152। तो 360 से भी अपने आंसर तक पहुंच चुके थे, करीब करीब आंसर आपके पास यही था। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन 152 days। ठीक है जी, अब देखें यहां पर आगे बात, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन एसिड टेस्ट और क्विक रेशियो, इनमें से कौन सी चीजें क्विक रेशियो में शामिल की जाएंगी। फिनिश गुड इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री शामिल होगी, रॉ मटेरियल भी क्या है, इन्वेंट्री शामिल होगी, लॉन्ग टर्म लोन्स तो करंट लाइबिलिटीज ही नहीं है भाई, वो तो नॉन करंट है, क्या वो शामिल होंगे, क्या बचा आखिर में, अकाउंट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद गिवन बिलो are included in the financial statement of Harris Limited for the year ending 30th June 15 and 16, receivable from disposal of PP account receivable। ठीक है, sales for the year amounted to rupees 6,30,000 of which 90,000 were cash sale। The average receivable turnover in times during the year 30th June 2014 was। तो भाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हम सिर्फ कौन से डेटर्स लेंगे, ट्रेड डेटर्स, क्या अदर रिसीवेबल लेंगे, नहीं लेंगे। इस तरह सेल में हम कौन सी सेल लेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल लेंगे। आवाज नहीं आई बेटा, तो सिंपल एक काम करें, 630 में से 90 माइनस करें, 540 क्या हो गई आपकी क्रेडिट सेल, यस और नो, बोले जवाब दे। 540 क्या हो गई आपकी क्रेडिट सेल हो गई पक्का, और उसको डिवाइड कर दें एवरेज रिसीवेबल्स, बोले जवाब दें। ये रखा, ये फ्रैक्शन लगाई हमने, न्यूमरेटर में क्या किया हमने, 630 माइनस 90, ताकि टोटल सेल में से कैश सेल अलग हो जाए, और नीचे क्या कर दिया आपने, 108 प्लस 72 ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर है 6 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता अब इसके लेवल भी अपग्रेड होना शुरू हो जाए। नॉन करंट एसेट्स कितने हैं आज, लास्ट ईयर कितने थे, सॉरी आज ये 15 है, करेक्ट 14 है। आमतौर पर हम पहला कॉलम क्लोजिंग पे ऊपर लिखा 14, तो आगे खोलने की जरूरत है। 61.2 क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है जी, अच्छा अब क्लोजिंग है, ओपनिंग है, फिर क्लोजिंग है, फिर ओपनिंग है, तो देख लें कहाँ इंक्रीज है, यहाँ इंक्रीज है, आवाज नहीं आ रही बेटा, यहाँ भी इंक्रीज है, यहाँ भी, यहाँ डिक्रीज है, यहाँ डिक्रीज है, यहाँ भी डिक्रीज है। सेल्स ऑन क्रेडिट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, परचेज ऑन क्रेडिट भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। Which of the following statements are correct? Net assets, net current assets have increased between the 2 years। सर इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए मुझे नेट करंट एसेट निकालना है, वो कैसे निकालूंगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, क्विक जल्दी कीजिए। 18 जो बोल, पहले इसको समझ लें, 23 23.4 प्लस 19.8 प्लस 3.6 माइनस 16.2, क्या आंसर आया बोलिए, 30। ये नेट करंट एसेट्स की क्लोजिंग वैल्यू, आवाज मेरी बता। अच्छा जी, इसमें से आप क्या करते हैं, इसको माइनस का साइन लगाएं, लगाया सर माइनस का, ब्रैकेट ऑन करें, 18 प्लस 25.2 प्लस 5.4 प्लस सॉरी माइनस 19.8,
ब्रैकेट ऑफ, इक्वल टू प्रेस करो, डिफरेंस पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, तो क्या नेट करंट एसिड इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? पहली स्टेटमेंट तो क्या रॉन्ग है, रॉन्ग होगी ना, नेट करंट एसिड इंक्रीज, अच्छा करेक्ट है, डिक्रीज लिखा, हम डिक्रीज नहीं लिखा, इंक्रीज लिखा, तो नेट करंट एसिड्स हैव इंक्रीज बिटवीन द इंक्रीज होगा, ठीक है। चलो अगर बाकी आप ऑप्शन देखना चाह रहे हो तो कर सकते हो। क्विक एसिड रेशियो हैज इंप्रूव बिटवीन 2 years, जरा क्विक एसिड लेकर रेशियो निकाल लो जरा 2 साल, देखो फिर मेहनत ज्यादा है ऑप्शन वेरीफाई करने में, इन्वेंट्री को छोड़ दो यार, जल्दी जल्दी करो बराए मेहरबानी यार, इन्वेंट्री को छोड़ दो, इधर जो बोल रहा हूँ करो 90, जो बोल रहा हूँ वो करो 19.8 प्लस 3.6, यार इस तरह कर लो भाई, इस तरह देखो बोर्ड पे देखो, चलिए इस तरह करते हैं, ये आपने फ्रैक्शन ओपन की, न्यूमरेटर में रखा आपने 19.8 प्लस किया आपने उसमें क्या 3.6, फिर आ गए डिनोमिनेटर में सिर्फ एक रखनी है लाइबिलिटी, कौन सी अकाउंट पेएबल, कितना बेटा 16.2, ये आ गया आपके पास, करंट रेशियो क्या बना आपका 1.44 टाइम्स। अब इस साल का करंट रेशियो निकाल लो बिल्कुल ऐसे, ठीक है जी। हाँ परचेज है ना वो तो अकाउंट पेबल में शामिल होगी ना, परचेज खुद लायबिलिटी है या अकाउंट पेबल लायबिलिटी, अब कैसी बेसिक बेसिक गलतियां कर रहे हो। 25.2 ये क्या है अकाउंट सीएबल प्लस 5.4 डिवाइड बाय, तो लास्ट ईयर ये रेशियो 1.54 था, इस साल कितना, रेशियो इंप्रूव नहीं हुआ, डिटोरिएट हुआ, डिटोरिएट डिक्लाइन हुआ, तो क्या बोलता है द क्विक रेशियो हैज इंप्रूव, तो ये बात झूठ है ना, गलत है ना, नहीं भाई आज 1.44 है, कल 1.54, तो इससे प्रूव हो गया, मतलब बाकी अब आप देख सकते हैं, मतलब यानी कि ए स्टेटमेंट ही वेरीफाई हो गया जी। विच टू ऑफ द स्टेटमेंट्स आता है, अच्छा ये भी लिखा हुआ है, मैं समझा विच वन ऑफ द फॉलोइंग, फिर सही, तो ये ए तो करेक्ट है ना। अच्छा customers are paying more quickly in 2015 than in 2014, receivables टर्नओवर रेशियो निकालिए 2 साल का, अब एवरेज नहीं निकल सकता, पता है क्यों, क्योंकि उसका एवरेज मौजूद है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट उसी साल का निकाल, नंबर ऑफ डेज में निकलेगा बेटा, निकालिए निकालिए, और जो जो अल्फाज है नीचे ऑप्शन, यही हमारी कमेंट्री रेशियोज की, यानी हमें इसमें से सही कमेंट्री क्या करनी है, चूज करनी, भाई क्रेडिट सेल दी हुई है ना आपको यार, क्या कर रहे हो यार, लास्ट ईयर, हाँ भाई ऐसे भी निकाल सकता हूँ, जरा देखो ऐसे भी निकाल सकता हूँ 25.2, अच्छा मेंशन ना हो तो भले आप 365 ही ले लो, लेकिन बहुत सारे पासवर्ड के क्वेश्चन आपको देखेंगे यहाँ मेंशन है 360 डेज, आपको लिखा मिलेगा, वो क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाएंगे। 25.2 क्या है आपका रिसीवेबल, मैं रिवर्स करके ले रहा हूँ रिश्ता, क्या मैं डायरेक्ट निकाल सकूँ क्या डेज, भाई अगर सेल डिवाइड बाय रिसीवेबल करेंगे तो क्या होगा, डेटा टर्नओवर रेशियो बनेगा, मैं डायरेक्ट डेज निकाल रहा हूँ, तो रिसीवेबल ऊपर रखा सेल नीचे रखा, मल्टीप्लाई कैसे करते 365 से, अच्छा जी, और सेल कितनी है 252 मल्टीप्लाई बाय 365, 36.5 डेज आएगा, 36.5, और अगर 360 रखेंगे तो एग्जैक्ट क्या आएगा 36 दिन आएगा, ठीक है जी। अच्छा अब बराबर वाला चेक कर लें रेशियो, 19.8 डिवाइडेड बाय वो 216 मल्टीप्लाई 360, तो पहले 36 डेज था, तो इसका मतलब क्या हुआ
गलत नहीं, सही है ना, जल्दी पे कर रहे हैं ना, पहले वो पे करने में 36 दिन ले रहे थे, अब पे करने में 33 दिन ले रहे हैं, तो कलेक्शन जल्दी हो रही है देर से हो रही है? जल्दी। स्टेटमेंट करेक्ट हुई ना बेटा? तो बोल सकते हैं कस्टमर्स आर पेइंग मोर क्विकली इन 2015 देन, क्योंकि 2014 का जो पीरियड क्या कहते हैं कलेक्शन पीरियड था वो 36.5 डेज था, अभी 33.45 डेज। यस, 15 की कलेक्शन जल्दी हो रही है किसके मुकाबले में? 14 के मुकाबले। अब आप इसको भी वेरीफाई कर लीजिएगा खुद से, ये चाहे तो कर लेते हैं भाई, क्योंकि दो स्टेटमेंट तो मिल गई, अब इसको चले इसको भी कर लें, परचेज के साथ ही निकाल लें। 19.8 divided by 147 multiplied by 365। पेमेंट पीरियड लास्ट टाइम कितना था? 50.18 डेज। ठीक है जी। अभी क्या है? 16.2 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 365। इससे पहले क्या आंसर आया था हमारे पास? 50 पॉइंट, और अभी आंसर क्या आ रहा है? यानी 15 में हम और ज्यादा टाइम ले रहे हैं अपने क्रेडिटर को सेटल करने में, और ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? डॉन लिमिटेड इज पेइंग सप्लायर्स मोर क्विकली। नो, गलत हो गई ना बात। इसका मतलब ए और सी आर द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अभी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आ गया था। आमिर सेल्स फिश, आबिद सेल्स बुक्स, दोनों की इन्वेंटरी में फर्क नहीं है। बुक्स जो है पेरिशेबल नहीं, ड्यूरेबल है, और फिश इज पेरिशेबल। बोथ ऑपरेट ऑन अ 50% markup on cost. However, their gross profit ratios are as follows. Amir 25% and Abid 33%. ठीक है जी। The highest gross profit ratio of the book seller may be because, तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्यों, मतलब यानी कि दोनों जब अपनी प्रोडक्ट जो है 50% मार्कअप यानी 50% प्रॉफिट रखने के बाद बेचते हैं, फिर भी आमिर का जो जीपी मार्जिन वो कम आ रहा है और आबिद का जीपी मार्जिन क्या ज्यादा आ रहा है? क्यों आ रहा है? अब जिसके पास नॉर्मल लॉस क्या होगा? ज्यादा होगा, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा होगा, यानी उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसकी एक्चुअल कॉस्ट से भी क्या कर जाएगी? एक्सीड कर जाएगी, और वो एक्सीड करना उसके जीपी मार्जिन को रिड्यूस कर देगा। तो वेस्टेज किसके पास ज्यादा होगा? फिश वाले। क्या ख्याल? जितना नॉर्मल लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐसी कौन सी चीज शामिल हो रही है? एनआरवी का ताल्लुक किससे? एनआरवी पे किसको जल्दी लाना पड़ेगा? मछली थोड़ी सी क्या हुई, पुरानी हुई, बासी होने लग गई, तो कॉस्ट से भी कम पर बेचनी पड़ गई, क्या पता। तो एनआरवी लॉस कौन बेयर कर रहा है? आमिर फिश वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास नॉर्मल लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे किसके मुकाबले में? जिसकी वजह से उसका नॉर्मल लॉस उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनेगा। समझ पा रहे हैं बात? ये तो जवाब, द हाईएस्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ द बुक सेलर मे बी बिकॉज देयर इज मोर वेस्टेज विद फिश स्टॉक देन विद बुक स्टॉक। Amir has substantial bank loan, whereas Abid business is entirely financed by her family. हर फैमिली। अब ये होता है बाहर से कुछ उठाया, इधर नाम कुछ और था, उसने ना
ठीक है, चलो जाने दो बात, कोई मसला नहीं। अच्छा भाई ये बताइए, लोन लेकर जो इंटरेस्ट चार्ज, और चले आमिर का बिजनेस अगर क्या होगा, लोन पे चल रहा है, और आबिद का बिजनेस जो है बगैर लोन के चल रहा है, तो क्या लोन के ऊपर बनने वाले इंटरेस्ट का जीपी से कोई ताल्लुक, या नेट प्रॉफिट ताल्लुक, उसका ताल्लुक नेट प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ऐसा ही ना? तो ये स्टेटमेंट तो टोटली रॉन्ग होगा, मतलब इस बात का जीपी मार्जिन डिक्लाइन से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, आमिर हैज expensive street premises where Abid has cheaper back street premises. We operating expense. Amir's turnover is declining, whereas Abid's turnover is increasing. No, turnover increase होगा तो cost भी तो increase होगा ना सर, नहीं? मैंने आपको बताया था सेल्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट इस साल का पिछले साल से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, फिर भी जीपी मार्जिन क्या बन रहा है, कम बन रहा है। जो मैंने आपको समझाया कि नहीं समझाया, अगर याद हो तो इसका मतलब क्या है, इससे भी ये रेशियो इंप्रूव नहीं होता या खराब नहीं होता। समझ पा रहे हैं? तो ऑप्शन कौन सा था? मेन पॉइंट मैंने समझाया आपको कि जिसके पास नॉर्मल लॉस ज्यादा है तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ स्टोर होगी वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ स्टोर नहीं होगी, बल्कि उसमें नॉर्मल लॉसेस क्या होंगे, शामिल होंगे, जिसकी बिना पर उसका जीपी मार्जिन क्या हो रहा है, डिक्लाइन। तो ऐसे करते करते अब आहिस्ता आहिस्ता इंटरप्रिटेशन के पॉइंट्स आपको मिलना शुरू हो, ठीक है। अब उसके बाद Myra Limited has current ratio of 2:1. This ratio will decrease. अब बताओ करंट रेशियो देखो, किसी भी आसान कर लो जिंदगी, किसी भी रेशियो का जो न्यूमरेटर है उसका उस रेशियो से डायरेक्ट रिलेशन। न्यूमरेटर बढ़ा, रेशियो इंप्रूव, न्यूमरेटर घटा, रेशियो डिटोरिएट हो गया, डिनोमिनेटर बढ़ा, रेशियो डिटोरिएट हो गया, डिनोमिनेटर बेस वैल्यू बढ़ गई, तो ऊपर वाली वैल्यू उसका पहले से कम परसेंटेज बन रही है, और अगर डिनोमिनेटर घट गया रेशियो बढ़ गया। सिंपल, रेशियो विल डिक्रीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन इस रेशियो को डिक्रीज करेगा? तो दो ऑप्शन सोच लो, एसेट का कम होना और लायबिलिटी का बढ़ना। जिस ऑप्शन में दो बातें दिखाई दे या कोई एक बात दिखाई दे उसको आप चूज करो। विल रिसीव कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म। अच्छा अब समझ, लॉन्ग टर्म लोन क्या है? वो लॉन्ग टर्म लोन नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है जी, वो करंट लायबिलिटी में शामिल नहीं है, उससे न्यूमरेटर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, डिनोमिनेटर में कोई फर्क। इसका मतलब क्या हुआ, रेशियो इंक्रीज हो गया, इंप्रूव हो गया, तो हमें तो वो ऑप्शन चूज करना जिससे रेशियो क्या हो, डिक्रीज हो। उसके बाद विल रिसीव कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, नहीं ठहरेगा, ठहरेगा, ये इजाफा नहीं, नो इफेक्ट नहीं बोले, ये इजाफा न्यूमरेटर में भी हुआ। और इसके लिए थोड़ी सी कर ले ब्रेनस्टॉर्मिंग। हमारे पास 2 मिलियन की, या 2:1 को थोड़ा आसान कर लो ना, हमारे पास 2 मिलियन के करंट एसेट्स है, 1 मिलियन की करंट लायबिलिटी। मान लें कि आपने 5 लाख का शॉर्ट टर्म लोन लिया, तो अब करंट एसेट कितने हो गए, 2.5 मिलियन, और करंट लायबिलिटीज क्या हो गई, 1.5 मिलियन। अब 2.5 डिवाइड बाय 1, मतलब एक अपनी तरफ से वैल्यूएशन करके अपने क्या कहते हैं आंसर निकाल लेना यार। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करोगे आंसर नहीं आएगा। कितना, 5:3 एसडी प्रेस कर, 1 पॉइंट, रेशियो डिक्लाइन कर गया, डिक्लाइन कर गया, आवाज ही नहीं आ रही बेटा, रेशियो क्या हो गया, डिक्लाइन। कौन सा ऑप्शन नहीं डिक्लाइन किया भाई? आप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेंगे जवाब नहीं मिलेगा। चलें और ऑप्शन चेक कर लें। पेज, ये तो मैं अभी ऊपर सेकंड क्वेश्चन करवाते वक्त कर चुका हूं यार। पेज एंड एग्जिस्टिंग, दोबारा सोचे, 2 मिलियन आपका क्या है, करंट एसेट, 1 मिलियन क्या करंट लायबिलिटी। इसमें से आप क्या करें, 5 लाख की लायबिलिटी करवा, ऊपर बचे 15 लाख, नीचे बचे 5 लाख, 15 लाख को 5 लाख से डिवाइड,
रेशियो इंप्रूव हो गया। अभी जो समझाया था शुरू में, अगर करंट रेशियो में करंट एसेट्स ज्यादा है और करंट लायबिलिटीज कम है, तो कोई चीज पे करना, कोई लायबिलिटी सेटल करना जिसका इफेक्ट करंट एसेट पे भी आ करंट, वो रेशियो को इंप्रूव करता है। तो अगर रेशियो ज्यादा है, करंट रेशियो ज्यादा है, कुछ चीज क्या हो रही है, कांस्टेंट चीज दोनों में से क्या हो रही है, माइनस, रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। कांस्टेंट चीज दोनों में क्या हो रही है, प्लस, रेशियो डिटोरिएट होता है। क्यों? बी पॉइंट में क्या हो रहा, प्लस हुआ ना इसमें, शॉर्ट टर्म में कैश में प्लस हुआ, रेशियो डिक्लाइन कर गया। तो आप बी से सी को सोच लेते हैं यार, कि जब कांस्टेंट वैल्यू दोनों में ऐड हो रही है, रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, तो दोनों में से क्या हो रही है, लेस हो रही है, रेशियो इंप्रूव हो रहा है। समझ पा रहे हैं बात? राइट्स ऑफ एग्जिस्टिंग रिसीवेबल्स अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर, क्या होगा, राइट्स ऑफ, एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक है सर, देखेंगे थ्योरी का। रेशियो कैलकुलेट कहां से हो रहा है, ट्रायल बैलेंस। थोड़ा अकल चलाना, रेशियो कैलकुलेट कहां से हो रहा है, ट्रायल बैलेंस से, एसओएफपी से। क्या एसओएफपी में प्रोविजन नामी कुछ चीज दिखाई देती है या नेट ऑफ हुई भी होती है? तो मतलब डेटर के राइट ऑफ होने की अगर एंट्री बनाई जाए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट, इसका एसओएफपी में रखे हुए बैलेंस में क्या फर्क पड़ा? यार हर चीज के लिए कोई वैल्यू अज्यूम कर ले यार, ब्रेनस्टॉर्मिंग सीखें, एग्जाम में फैसला आपने करना है, आपने करना है। आप जब तक खुद को नहीं लाएंगे सिचुएशन में, आप अपने आप से जवाब लेना ही सीखेंगे, आप कैसे सीख पाएंगे? मान लें डेटर की ग्रॉस वैल्यू 1,20,000, आवाज ही नहीं है, और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वैल्यू कितनी है, 20,000। तो बताइए एसओएफपी में कितने डेटर लेके जाएंगे? 1,00,000 पक्का। वहां कोई प्रोविजन तो दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, नेट वैल्यू दिख रही होगी। अच्छा, अगर मैं एंट्री बना दूं प्रोविजन डेबिट, डेटर क्रेडिट, तो प्रोविजन का कॉन्ट्रा खत्म हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचा। डेटर में से एक 20 में से 20 कट जाए, कितने बचे? 1,00,000। इसका मतलब बैलेंस शीट में जो डेटर मौजूद है उसमें तो प्रोविजन ऑलरेडी क्या हुआ है, लेस हुआ है, वो बैलेंस तो ग्रॉस डेटर में शामिल है। तो जब जब भी हम राइट ऑफ करेंगे तो क्या बैलेंस शीट वाले अमाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा या ग्रॉस अमाउंट में इफेक्ट पड़ेगा? ग्रॉस अमाउंट। आइए के बेसिक कॉन्सेप्ट। उसका मतलब बाजार क्या लग रहा है, हाँ डेटर राइट ऑफ हुआ, मतलब डेटर में कमी है। डेटर में कौन से डेटर में कमी है भाई? जो ट्रायल बैलेंस में पड़ा हुआ है, जो टी अकाउंट में पड़ा हुआ है। एसओएफपी में तो डेटर वो है जिससे प्रोविजन क्या हुआ है, नेट ऑफ हुआ है। डबल एंट्री का इफेक्ट एसओएफपी में जा रहा है या उस अकाउंट में जा रहा है? ग्रॉस डेटर पे पड़ा, नहीं नहीं समझे, नहीं ना, थोड़ा थोड़ा समझे, थोड़ा थोड़ा नहीं समझे यार, मतलब कागज पे आना चाहिए, नहीं समझे, कागज पे सिखाएं अपने आप को यार, सिचुएशन से बाहर निकल, नहीं सिखाएंगे क्या करोगे आगे जाके? बड़े बड़े एग्जाम में कैसे फैसला करोगे, डिसीजन मेकिंग पावर कैसे आएगी आपके अंदर? ये है डेटर का अकाउंट, यहां है डेटर का बैलेंस बीडी। ठीक है भाई, मान लो बैलेंस बीडी है 40,000, नहीं, इसमें सेल हुई 2,50,000, 2.5 लाख, ये कितना हो गया, 2,90,000। ठीक है जी, 2,90,000। अब अगर इसमें से मैं क्या करूं, कैश या बैंक, पैसा है 1,70,000। अब बैलेंस शीट क्या बचा, 1,20,000। मैं अपनी एग्जाम्पल बना रहा हूँ, जो वर्बली आपको दे रहा था, आप नहीं चाह रहे मैं बनाऊं? ये जो 1,20,000 है, इसको मैं क्या बोलूंगा, ग्रॉस डेटर। ये कहां दिखेंगे मुझे, ट्रायल बैलेंस।
फर्ज करें हमने आज तक कोई प्रोविजन नहीं बनाया, अब बनाओ 20,000 का प्रोविजन। एंट्री बनेगी बैड डेट डेबिट। आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोग? बैड डेट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, पक्का यही? कितने से? 20,000। ये बन गया हमारा इस साल का बैलेंस शीट। तो ऐसा एफपी के लिहाज से हमारा डेटर 1,20,000 है या 1 लाख? बोले भाई, आप जवाब ही दे रहे। एसओएफपी में डेटर कितना दिखाई दे रहा है? तो अगर मैं इस 20,000 को इसी बैलेंस शीट सेट ऑफ कर दूं तभी लाख ही होगा, क्योंकि नेट होने के बाद भी लाख ही और राइट ऑफ करने के बाद भी। अगर ये 20,000 ना होता यहाँ पर, कहाँ पर, तो प्रोविजन का बैलेंस क्या होता? और मैंने अगर 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 यहाँ से 20,000 क्या कर दिया होता, राइट ऑफ कर दिया तो मेरा डेटर का बैलेंस क्या होता? और इस 1 लाख से कोई प्रोविजन फिर मैच होता? इसका मतलब 20,000 को राइट ऑफ करने से मेरे डेटर के बैलेंस पे, उस बैलेंस में तो कहाँ जाएगा ऐसा, कोई फर्क पड़ा? आवाज नहीं आई। तो जब मेरे डेटर के बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो मेरे करंट रेशियो पे कोई फर्क पड़ा? आवाज नहीं आती। तो ऑप्शन बेटा कौन सा बना है इसका? बी। अब देख लें आपको किस कदर सोचने पे मजबूर कर रहा है। हारिस लिमिटेड हैज पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज में करंट एसेट्स ज्यादा है करंट लायबिलिटीज का। व्हाट इफेक्ट विल द पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड पेएबल डिविडेंड यूजिंग कैश बैलेंसेस अपॉन द करंट रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल? तो कोई लायबिलिटी अगर करंट रेशियो में करंट एसेट्स ज्यादा हैं और करंट लायबिलिटीज क्या है, कम है, तो लायबिलिटी सेटल होने से वो रेशियो इंप्रूव कर जाता है। अभी पढ़ा दिया, नहीं पढ़ा? तो लिखा हुआ क्या रहा है, इंक्रीज इन करंट रेशियो एंड इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये तो मसला होगा, वो खाली रेशियो नहीं पूछ रहा। अच्छा, इंक्रीज इन करंट रेशियो एंड नो इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। तो करंट रेशियो इंक्रीज हो रहा है, ये तो मुझे दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इसका तो मुझे अब एक काम और भी करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ये भी सोचना है कि वर्किंग कैपिटल में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलेंगे, नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन करंट रेशियो एंड, ये दो ऑप्शन तो वैसे गलत, क्योंकि हमें पता है पास्ट इतने क्वेश्चन करके कि जब भी करंट रेशियो ज्यादा हो, मतलब करंट एसेट ज्यादा हो करंट लायबिलिटी के मुकाबले में, तो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी सेटल होने से, करंट लायबिलिटी लॉन्ग नॉन करंट नहीं भाई, ऐसा ना हो कि वो आपसे रीपे करवा दे लॉन्ग टर्म लोन और आप बोले रेशियो क्या हो गया, ऐसे फिर तो रेशियो डिक्लाइन कर जाएगा, क्योंकि सिर्फ एसेट्स कम होंगे, लायबिलिटीज करंट में कोई फर्क नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं बात? इसका मतलब ये है कि अगर करंट रेशियो खराब हो रहा है किसी कंपनी का पिछले साल के मुकाबले में, तो आप उसको क्या क्या रीजन दे सकते हैं? एक रीजन उसका ये भी है कि हो सकता है हमने इस साल अपना लॉन्ग टर्म लोन रीपे किया हो, जिससे हमारे करंट एसेट्स तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन हमारे करंट लायबिलिटी फर्क नहीं है, इसलिए हमारा करंट रेशियो क्या हो गया, डिटोरिएट हो गया। समझ पा रहे हैं बात? इस साल ये रेशियो इतना, पिछले साल इतना खराब था, इस साल इतना अच्छा कैसे हो गया? तो हो सकता है हमने लॉन्ग टर्म लोन रिसीव किया जिससे हमारा कैश बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन करंट लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ा। दूसरा, इसका मतलब क्या, इस रेशियो को इंटरप्रेट करने के लिए हमें अपना करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी के सेक्शन में भी झांकना जरूरी है। ये आपको पहली मिल रही इंटरप्रिटेशन किसकी, करंट रेशियो अच्छा होने की या बुरा होने? समझ पा रहे हैं बात? शेयर इशू कर दिया जिससे कैश आ गया, डिबेंचर इशू कर दिया जिससे कैश आ गया। अब रीजनिंग तलाश करें ना, मतलब यही तो बातें सारी की सारी। तो अब जब तक आप ये वाला माइंडसेट नहीं बनाएंगे, आप एग्जाम में चीजों को इंटरप्रेट नहीं कर, ठीक है जी? तो अब बताइए जरा, वही अपनी एग्जाम्पल हुई, 2 मिलियन करंट एसेट्स, 1 मिलियन नेट एसेट्स,
वर्किंग कैपिटल 1 मिलियन, वर्किंग कैपिटल 1 मिलियन, मान लें 2 लाख से डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेएबल इज आल्सो करंट लायबिलिटी, यस और नो? रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, कैश फ्लो बनाया ना, तो डिविडेंड पेएबल करंट लायबिलिटी। तो 2 मिलियन से 2 लाख रुपए माइनस किया, 1.8 मिलियन, और 2 मिलियन से करंट लायबिलिटी क्या कहते हैं 1 मिलियन से 2 लाख रुपए कर दिया माइनस कर 8 लाख, तो 1.8 यानी 1,800,000 डिवाइडेड बाय 800,000, क्या आंसर आया? 2.25। तो रेशियो 2 से क्या हो गया 2.25 हो गया, रेशियो क्या हो गया इंक्रीज हो गया, ये तो हमें पहले पता था है ना, इंक्रीज होगा। लेकिन अब एक काम करो, ये डिविडेंड पे करने के बाद हमारे करंट एसेट कितने हैं 18 लाख के, और करंट लायबिलिटी कितनी 8 लाख की, वर्किंग कैपिटल क्या होगा 1 मिलियन। कौन सा ऑप्शन हो? ऑप्शन इंक्रीज इन करंट रेशियो एंड नो इफेक्ट इन। भाई आप ये जवाब आपको खुद दिल से आना चाहिए, ये मेरे बोलने पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको जिस तरह समझा रहा हूं उस तरह आपको जवाब खुद देना है इसका। बोले भाई, ऑनलाइन वाले सारे लापता होगा, ठीक है जी। इंक्रीज इन करंट रेशियो एंड नो इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। तो यार भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, सवाल के जवाब खुद निकालने की कोशिश करें। आफ्टर डिक्लेयरिंग अ फाइनल, Kashan Limited has current ratio of 2 times and quick ratio of 0.8 times. If the company now uses its positive cash balance to pay final dividend, what will be the effect upon the two ratios? आवाज ही नहीं आपको, आपका जवाब ही नहीं आ रहा। 2 टाइम यार, अपनी एग्जाम्पल रख दो, फिट कर दो, ऑनलाइन वाले बिल्कुल लापता, नहीं जवाब दे रहे बिल्कुल। यार बार बार बोल रहा हूं, 2 मिलियन को मान लो करंट एसेट, 1 मिलियन को मान लो करंट लायबिलिटी, और ये बन गया आपका करंट रेशियो। अच्छा, अगर इसी 2 मिलियन में से आपने 0.8 का क्विक रेशियो निकालना है, तो अज्यूम करो कि इन्वेंट्री की वैल्यू 12 लाख रुपए, 20 लाख में से 12 लाख क्या करो माइनस करो, क्या बचा 8 लाख। 8 लाख के क्विक एसेट डिवाइड करो किससे 1 मिलियन की लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी से, क्या आंसर बनेगा? समझे बात है? पक्का देख लो, सोचो। तो क्या कैश हमारा टोटल करंट एसेट में भी है और क्विक एसेट में भी? यस। तो जब हम कैश पे करेंगे तो हमारा करंट एसेट्स का न्यूमरेटर भी, करंट रेशियो का न्यूमरेटर भी चेंज होगा, क्विक रेशियो का न्यूमरेटर भी क्या होगा चेंज। सही है। और इसका मतलब ये हुआ, अगर करंट रेशियो ज्यादा है तो लायबिलिटी सेटल करने से करंट रेशियो में क्या होता है इजाफा होता है, लेकिन अगर क्विक रेशियो कम है तो लायबिलिटी में क्विक रेशियो में क्या आनी चाहिए, कमी आनी चाहिए। पास्ट एक्सपीरियंस बोल रहा है। अगर ऐसे बात समझ में नहीं आती तो अप्लाई कर ले कॉन्सेप्ट। वही एग्जाम्पल, 2 मिलियन में से आपने 2 लाख रुपए डिविडेंड पे कर, 1.8 मिलियन बचा, उसको डिवाइड कर दें किससे 1 मिलियन से, सॉरी उसको डिवाइड कर दें किससे 0.8 मिलियन से, 2.25 इंक्रीज हो गया, करंट रेशियो तो इंक्रीज हो गया। अब आते हैं क्विक रेशियो की तरफ। हमारे पास 8 लाख के क्विक एसेट्स, उसमें कैश भी 8 लाख में से निकाल दें 2 लाख, निकाल दिए कितने बचे 6 लाख, नीचे निकाल दें क्या 1 मिलियन से 2 लाख की लायबिलिटीज का कर दें माइनस कर दें, कितना बचा 8 लाख, 6 लाख डिवाइड बाय 8 लाख, 8 लाख के क्विक एसेट्स थे, कैश पे हुआ 2 लाख रुपए, बचा कितना 6 लाख, और नीचे थी लायबिलिटीज कितनी 10 लाख की, जिसमें डिविडेंड पेएबल शामिल था 2 लाख, वो खत्म होगा, कितना बचा 8 लाख, 6 लाख डिवाइड बाय 8 लाख 0.75, एक रेशियो इंप्रूव कर गया। ये अब आपको जवाब देने चाहिए।
11वां सवाल, द ड्राफ्ट अकाउंट्स ऑफ सुपर स्टार लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 इंक्लूड द फॉलोइंग, रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिमाग चलाएं, 270 हुई ना, क्या कह रहे हैं आप लोग यार, 270 हुई ना या नहीं? अच्छा, it was subsequently discovered that the revenue was overstated by 45 million, माइनस करवा 360 माइनस 45, 315, ठीक है जी, पक्का सोच ले, 315 हो गया। एंड द क्लोथिंग इन्वेंटरी वाज अंडरस्टेटेड बाय, क्लोथिंग स्टॉक का अंडरस्टेट होना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओवरस्टेट। तो अगर आप आज क्लोथिंग स्टॉक को 15 से बढ़ाते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट 15 से बढ़ेगा, नहीं? तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 105, पक्का? नहीं बोलते हैं, बराए मेहरबानी बोल। ग्रॉस प्रॉफिट का क्लोथिंग स्टॉक से डायरेक्ट ताल्लुक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से बस। आज ही समझाया कि आइए की क्लास सिंपल एक सवाल करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते वक्त इन्वेंट्री लेस होती है, होती? तो जब ज्यादा अमाउंट से लेस होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो मतलब क्लोथिंग स्टॉक का ओवर स्टेट होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स, हाँ क्लोथिंग स्टॉक का ओवर स्टेट होना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अंडर स्टेट होना, प्रॉफिट का ओवर स्टेट, और क्लोथिंग स्टॉक का अंडर स्टेट होना, ओवर स्टेट होना। तो अगर हम आज क्लोथिंग स्टॉक को 15 से बढ़ाते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15 से कम होती है, ग्रॉस प्रॉफिट 15 से बढ़ता है, नहीं? आज तो पढ़ा ना इन्वेंट्री का, आज ही पढ़ाया ना, याद नहीं था क्या था? अभी याद आया वापस, कितना हो गया? 105। आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोग? आफ्टर करेक्शन ऑफ एरर्स द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट विल बी, चलो भाई रिवाइज निकाल लो, रिवाइज जीपी मार्जिन निकाले ना, रिवाइज जीपी मार्जिन, व्हाट इज द न्यू जीपी? 105, व्हाट इज द न्यू रेवेन्यू? रिवाइज रेवेन्यू, तो रेवेन्यू डिनोमिनेटर घट गया, न्यूमरेटर बढ़ गया, रेशियो इंप्रूव कर गया, नहीं? तो क्या करोगे आप? 105 डिवाइड बाय 315, आवाज ही नहीं है बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 100, 33.33%, यही आंसर है। बात समझ लगी बेटा? तो इसको मैं यहाँ पे रोकता हूँ, आप इसको घर से अब करें, इसको कंटिन्यू, आपने इतना कुछ सीख लिया, उम्मीद है 11 क्वेश्चन से आपने बहुत कुछ सीखा हो। इसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता आपको डेवलपमेंट होती जाएगी और आप इसको इंटरप्रेट करना सीख जाओगे। जो पॉइंट आज की क्लास में हासिल हुए हैं कि कौन से रेशो को किस तरह इंटरप्रेट करना चाहिए, तो वो पॉइंट्स आप अपने पास नोट भी किया जाए। जैसे करंट रेशो के बारे में मैंने चंद पॉइंट बताया आपको, क्विक रेशो के बारे में बताया मैंने आपको, नहीं? वो तो बताया, उसके अलावा भी हमने बात की ना कि अगर करंट रेशो इंप्रूव हो रहा हो पिछले साल के मुकाबले में तो उसके इंप्रूव होने की वजूहत क्या क्या, इस पर गौर करें, ठीक है? मतलब न्यूमरेटर बढ़े डिनोमिनेटर ना बढ़े, रेशो इंप्रूव हो जाए। तो कौन सी ऐसी चीजें जो सिर्फ न्यूमरेटर को बढ़ा रही है, डिनोमिनेटर को कोई फर्क लेकर नहीं आ रही, इनके बारे में सोचना शुरू करें। लोन रिसीव करना, शेयर इशू करना, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो न्यूमरेटर को कम करी, डिनोमिनेटर को ऑल्टर नहीं कर रही? सर हमने क्या किया, हमने इस साल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बहुत बड़ा एडिशन कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत बड़ा कैश आउटफ्लो हो गया। उस आउटफ्लो होने की बिना पर हमारा करंट एसेट्स का बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। तो कैश फ्लो भी हेल्प करेगा ना हमें रेशियोज को इंटरप्रेट करने में, नहीं? अगर कैश फ्लो के अंदर जाके चेक करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बेटा नेगेटिव है तो करंट रेशियो को डिक्लाइन होना चाहिए, पैसा गया मतलब एसेट खरीदे। और अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है, नेगेटिव है, मतलब लोन वगैरह क्या हो रहे हैं, रीपे हो रहे हैं, पैसा जा रहा है,
उम्मीद करता हूँ बेटा आप इसको करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, जब ये बनेगा, वरना ये टॉपिक ऐसा है कि लोग इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। ठीक है जी, तो उसको यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह बाकी बातें कल करेंगे।